जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हम बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसके पहले हम बहुत से टॉपिक को इस लेक्चर में इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा टॉपिक है देखिए, हम ये पढ़े हैं कि आखिर जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम में हम पढ़े थे तो हम ये समझे थे कि जीव के लिए जो जरूरी काम है ना वही जैव प्रक्रम है। जैसे खाना खाना, खाना का उपयोग करना, ये सब क्या है, जैव प्रक्रम है। ठीक, तो जैव प्रक्रम में क्या क्या चीजें आया था। पोषण, पोषण मतलब खाना खाना। श्वसन मतलब सांस लेना, सांस लेना का अभिप्राय नहीं होता है श्वसन से, हम बताएंगे श्वसन में। तो सांस लेना मतलब सांस लेना और खाना खाना, दो चीज हो गया। तीसर का परिवहन मतलब खून दौड़ेगा हमारे अंदर तब हम जिंदा रहेंगे, ऐसे नहीं जिंदा रहेंगे। तो ये तीन वो काम हो गया जो हमारे लिए जरूरी है, मतलब ये ना ही होगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो हर एक जीव के अंदर ये तीन वो काम होता है। चौथा हम पढ़े थे उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, मतलब कि जो खराब पदार्थ हमारे अंदर बन रहा है उसको बाहर निकालना। जैसे पसीना हो गया, नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, म्यूकस, म्यूकस मतलब समझते हैं ना, पोटा वोटा, तो ये सब निकालते हैं। तो खराब पदार्थ जो हमारे शरीर में बन रहा है इसको बाहर निकालना, इस सब जो है क्या होता है, जैव प्रक्रम। तो इसमें जैव प्रक्रम में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था पोषण। क्या बाबू था, पोषण। ठीक, अब ये पोषण में हम ये समझे थे कि पोषण जो है कुछ भी नहीं है। पोषण मतलब खाना खाना, उसका उपयोग करना, बस इतना ही है पोषण। जैसे खाना खा के उससे एनर्जी बना, उसका उपयोग कर लिए, खत्म हो गया पोषण हमारा। ठीक, तो ये पोषण जो है कुछ नहीं है, बस खाना खाना है। तो ऐसे देखा जाए तो मतलब खाना को निगल लेना पोषण कहला गया, खत्म बात। अब ये पोषण जो होता है हम देखें कि दो प्रकार का। कैसे दो प्रकार का, कि जितने भी जीव हैं सब पृथ्वी पे मतलब धरती पे जितने भी जीव हैं सब कई वो प्रकार का खाना खा रहे हैं। जैसे आदमी में अभी देखिए तो कई आदमी खाता है नॉन वेज, चिकन खाता है, कोई वेजिटेरियन रहता है बस। तो ये सब जो है हम देखें तो सब कोई अलग अलग प्रकार का भोजन करता है। ठीक, तो इस आधार पे हम पोषण को दो प्रकार में बांटे थे। कौ प्रकार, दो प्रकार। कैसे, हम देखे थे कि पोषण दो ही प्रकार से हो रहा है। या तो कोई आदमी जो है, कोई जीव जो है दूसरे जीव पे डिपेंड रह रहा है अपने खाना खाने के लिए, या वो अपने स्वतंत्र खुद ही भोजन बना ले रहा है। तो जो जीव थे सब, जीव जंतु जानवर वगैरह, ये सब क्या थे, सब दूसरे जीव पे डिपेंड रह रहे थे। जैसे हम गेहूं खाते हैं तो गेहूं का पौधा कौन सी है, जीव है। धान का पौधा कौन सी है, जीव है। तो ये सब जीव पे हम डिपेंड रह रहे हैं अपने खाना खाने के लिए। ठीक, और हम दूसरे तरफ ये देखें कि आखिर हम जिसको खा रहे हैं वो किस पे डिपेंड रह रहा है अपने खाना के लिए। तो गेहूं और धान जो है पादप होते हैं सब। क्या होते हैं सब बाबू, पादप यानी पौधे, पेड़ पौधे। आइए हम देखें कि ये पेड़ पौधे जो होते हैं सब ना, ये अपने भोजन के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं सब, कि तुम ही हमको खाना दोगे बना के तो हम खाएंगे। हम तो इन सब पे डिपेंड रहते हैं कि अगर इन सब का उत्पादन नहीं होगा, गेहूं धान का उत्पादन नहीं होगा, हम भूखे मर जाएंगे। ये सब किस पे डिपेंड रहते हैं, कुछ पे नहीं, बस कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वातावरण में उस पे डिपेंड रहेंगे, पानी पे डिपेंड रहेंगे और सूर्य के प्रकाश पे। आई हरदम 24 घंटा मिलना है। सूर्य का प्रकाश तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, जल वगैरह सब 24 घंटा मिलना है। ये सब कभी भी भोजन बना सकता है सब, बस रात को छोड़ करके। ठीक, दिन में पूरा पूरा हरदम खाना बनाते रहिए, खाते रहिए। ठीक, अब देखो किस पे डिपेंड है, किसी जीव पे नहीं डिपेंड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे डिपेंड है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे डिपेंड है, पानी पे डिपेंड है। पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तीन वो चीज इसको मिल जाएगा। इसके पास क्लोरोफिल है, मिला के भोजन अपना ग्लूकोज बना लेगा। ठीक, तो यही हम समझे थे कि स्वपोषी पोषण यही होता है जिसमें पेड़ पौधे या कोई भी जीव अपना पोषण जो है खुद करता है, कोनो जीव को नहीं खाता है। जैसे हम गेहूं धान है, सब जीव हैं, इस सबको हम खाते हैं, तो हम किसी जीव को खा रहे हैं, डिपेंड है किसी जीव पे, तो परपोषी पोषण। और जो डिपेंड नहीं है स्वपोषी पोषण। तो इसमें हम समझे थे कि स्वपोषी पोषण में पेड़ पौधे आते हैं। और तब हम समझे थे कि आखिर हम देखें इस प्रकार से भोजन बना सकते हैं, इस प्रकार से खाना बना सकते हैं। तो हम इसमें समझे पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ये क्या होता है, हम आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण कुछ नहीं होता। ये रिवीजन चल रहा है, देखिए प्रकाश संश्लेषण कुछ नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बाबू, प्रकाश संश्लेषण हम आपको बताए थे। ठीक,
देखो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, पेड़ पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया, जैसे हम खाना बनाते हैं तो कहते हैं कुकिंग हो रहा है, ऐसे ही पेड़ पौधा सब खाना बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ठीक, फोटोसिंथेसिस हो रहा है टेक्निकल वर्ड में। तो देखो ये क्या है, पेड़ पौधा के खाना बनाने के प्रक्रिया का नाम है, जैसे हम कह रहे हैं कुकिंग हो रहा है, कुकिंग हो रहा है मतलब खाना बन रहा है, पेड़ पौधा सब भोजन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। अभी कैसे होता है, तो हम समझे थे कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। कितने चीज की जरूरत बाबू, 4 चीजों की जरूरत, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, जल चाहिए H2O चाहिए, और प्रकाश चाहिए, प्रकाश, और चौथा चीज क्या चाहिए, चौथा चीज था क्लोरोफिल। क्या था बाबू, क्लोरोफिल, ठीक। ये 4 वो चीज रहेगा ना तो पेड़ पौधे सब अपना भोजन बना लेंगे, सब 4 चीज। और इसमें हम ये भी समझे थे कि ये भोजन कहाँ बनता है, तो हम आपको बताए थे कि पेड़ पौधों के हरे भाग में, फिर आपको बताए थे कि पेड़ पौधे के हरिहर भाग में कहाँ, जैसे हमारा खाना किचन में बनता है तो पेड़ पौधा इतना बड़का पेड़ रहता है, उसमें कहाँ भोजन बनता है, तो जितना भी पेड़ का हरा भाग होता है ना उसमें भोजन बनता है। अब पेड़ पौधे के हरा भाग में कहाँ, तो हम समझे थे कि हरा भाग ज्यादातर पेड़ पौधे का पत्ता ही होता है ना, पत्ता ही होता है, ठीक। तो पत्ते में हम इसका पत्ते का संरचना पढ़े थे, और इसमें हम इसका पेड़ पौधे का किचन ढूंढे थे। क्या किए थे, किचन ढूंढे थे। एक पतई कहीं से नोच के लाए थे, उसको काटे थे, तो पतई जितना मोटा है, कागज जितना पतला रहता है, उस पतले से स्ट्रक्चर में, पतले से संरचना में कितना स्ट्रक्चर था, 4 थे। एक था क्यूटिकल मेम्ब्रेन, एक था एपिडर्मिस आप जानते हैं, ठीक। और दूसरा क्या था, खम्भ मृदुतक, और स्पंजी पैरेन्काइमा, स्पंजी मतलब उत्तक था। इसके बाद फिर से था क्या, फिर से था एपिडर्मिस, और फिर से क्यूटिकल मेम्ब्रेन था। ये पत्ती के मोटाई में इतना संरचना होता है। और फिर हम समझे थे कि हई पतई हरिहर है, इसी में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब भोजन इसी में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, तो इस खम्भ मृदुतक में क्या पाए जा रहे हैं, सब क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर इन सब का भोजन बन रहा है पेड़ पौधों का। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ, तो क्लोरोप्लास्ट को निकाल के देखे थे तो उसके अंदर था खंभे टाइप का स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल रहे थे ग्रेनम। तो इसी ग्रेनम के अंदर बनता है क्या, पेड़ पौधे का भोजन। ग्रेनम और मतलब क्लोरोप्लास्ट में ही मेनली पेड़ पौधे का भोजन बनता है। प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेनम में और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में हम आपको बता चुके हैं पिछले ही लेक्चर में, ठीक। तो यहाँ तक हम अब तक इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर जो है ये फोटोसिंथेसिस हम अगर चाहें कि ना हो तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि इसके लिए ज़रूरत क्या क्या है, क्या क्या इसको प्रभावित कर सकता है। जैसे अगर हमको खाना ना मिले तो एकदम छटपटा जाएंगे, हम प्रभावित हो जाएंगे, ठीक। तो हमको ये खाना प्रभावित कर दे रहा है, ठीक। तो देखिए ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को आखिर कौन प्रभावित करेगा, इसको कौन रोक सकता है। अगर हम कोनो काम कर रहे हैं गलत है, हमको खाना ना दिया जाए तो हम कोनो काम करेंगे, नहीं करेंगे तो हम रुक जाएंगे। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस को अगर कुछ ना दिया जाए तो कब रुकेगा, इसी के बारे में आज समझेंगे। तो देखो बाबू यहाँ पे समझो, हमको फोटोसिंथेसिस मतलब हमको नहीं, पेड़ पौधा को, हम तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं हैं। तो देखो फोटोसिंथेसिस करने के लिए पेड़ पौधों को क्या चीज़ चाहिए था, पहले देख लो इसको चाहिए क्या था, जल चाहिए था H2O यानी पानी चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, तीसरा चीज़ क्या चाहिए था, H यानी प्रकाश चाहिए था, उसके बाद क्या चाहिए था, क्लोरोफिल चाहिए था, ठीक, क्लोरोफिल। तो ये 4 चीज़ें इसको चाहिए। ये क्लोरोफिल इसके पास पहले ही से उपलब्ध रहता है तो इसको हम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक। तो इसको हम कम नहीं कर सकते। अब मानो कि खाना बनाना है, खाना में चावल कम है, चावल नहीं, मान लीजिए पानी ही नहीं है, हमको चावल बनाना है तो चावल बनेगा नहीं। तो मतलब हम एगो चीज़ को हटा ले रहे हैं तो हमारा खाना बनना रुक जा रहा है। सेम वैसे ही फोटोसिंथेसिस में होता है, अगर एगो कोनो चीज़ को हटा लिया जाए तो फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे तो क्लोरोफिल पेड़ पौधा के पास ऑलरेडी है, ये है, हमको देना ही नहीं है तो इससे हम छीन नहीं सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा है सूर्य का प्रकाश। अभी
सूरज देवता जो हैं हरदम टनटनाइले रहते हैं 12 घंटा, तो हरदम अपना प्रकाश निकालते रहते हैं, मतलब तो हम कैसे इसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, सूर्य के प्रकाश भी ले लेगा। अब बचा दो चीज़, क्या क्या? जल यानी पानी, और क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, अगर इन दोनों में से किसी एक चीज़ को हम रोक दें तो फोटोसिंथेसिस होना कम हो जाएगा। काहे कम हो जाएगा? काहे से कि हम पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाए थे बाबू। देखो क्या पढ़ाए थे कि जल का क्या होता है? फोटोलाइसिस होता है। H2O है, इसका फोटोलाइसिस होता है H न्यू यानी प्रकाश, और किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक, क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता क्या है? तो H प्लस आयन बनता है 4 ठे, प्लस O2 बनता है, प्लस क्या बनता है? 4 इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ पे 2H2O रहता है। ठीक, ये अभिक्रिया देखिए, अभिक्रिया आप केमिस्ट्री में समझे होंगे। देखिए, जल का 2 अणु है, इसका अपघटन हुआ, टूटा तो क्या हुआ? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। अब हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। क्या करता है बाबू? त्याग देता है, और 4 इलेक्ट्रॉन बचता है, और हाइड्रोजन पर प्लस आयन 4 ठे बचता है। ये आपको नहीं समझ में आए तो ये केमिस्ट्री में होता है। देखिए, जल जो है क्या होता है? टूटता है किससे? प्रकाश से और क्लोरोफिल के कारण। तो जब टूटता है तो टूटने का मतलब ब्रेकअप। देखो ब्रेकअप H2O है, H2O का ब्रेकअप होगा किस में? होगा H2 में और O2 में। यही ना, मतलब दोनों अलगे अलगे हो जाएंगे, सब अलगे अलगे। अब देखो क्या होता है, अलगे अलगे तो कर दिए, तो ऑक्सीजन तो अलगे होके खुश है, इसका कोनो जरूरत नहीं है, इसका कोनो पुछवैया ही नहीं है। तो ये गम में बेचारा अलगे होके हाइड्रोजन से गम में अलग हो गया है। तो गम में क्या करता है? पेड़ पौधा से बाहर निकल जाता है, कहता है हम जाते हैं, तो चल जाता है, तो पेड़ पौधा से बाहर निकल जाता है, तो ऑक्सीजन मुक्त होता है यहीं से, जल के टूटने से। अब ऑक्सीजन मुक्त हो गया, अब बचा हाइड्रोजन। कौगो हाइड्रोजन? 2 और 2 4। कौगो? 2 और 2 4, 2 दूना 4। समझ में आ रहा है? देखिए ऑक्सीजन कितना था? 2, एक यहाँ पे है, तो मतलब 2 एक कलम 2, तो ऑक्सीजन ही एगो था, एगो ऑक्सीजन का अणु निकल गया, मतलब कि ऑक्सीजन का अणु एक था, परमाणु 2 था। देखो 2 एक कलम 2, ठीक, मतलब 2 गो परमाणु था, तो ऑक्सीजन तो एगो अणु निकल गया, यानी 2 गो परमाणु निकल गया। अब बचा क्या? हाइड्रोजन का 4 गो परमाणु बचा। अब ये 4H2, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2H2। अब ये क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर। कौन थे इलेक्ट्रॉन? 4 गो हाइड्रोजन है, चारों में से एक गो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ही रहता है, तो एक गो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। क्या बन जाता है? H प्लस आयन बन जाता है। प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन बाहर ही आ जाता है तो प्लस आयन, और जब आ जाएगा तो माइनस आयन। तो H से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर ही आ जाता है, जिससे 4E आ जाता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और 4H पर प्लस आयन आ जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ? जल से हो रहा है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब कि जल का जल का प्रकाश अपघटन हो रहा है। अब जल का प्रकाश अपघटन जब हो रहा है तो यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है? हाइड्रोजन है, इसका ज़रूरत पड़ता है। हाइड्रोजन ये जाके कहाँ जुड़ता है? NADP से। NADP से जुड़ता है तो बनाता क्या है? NADPH, यही बनाता है। और यही NADPH कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कैल्विन चक्र होता है, C3 साइकिल, तो उससे जुड़ करके और हाइड्रोजन उसको दे देता है, जिससे बन जाता है C6H12 और O6, मतलब कि ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन नहीं रहेगा तब वो ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो तब वो ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा। काहे से कि बस NADPH अकेले क्या करेगा? NADPH ये अकेले क्या करेगा? कुछ नहीं। और जब H नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अकेले क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। सब समझ रहे हैं? तेरे बिना हम नहीं और मेरे बिना तुम नहीं। तो ये यहाँ पे हाल है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ। अब देखो हाइड्रोजन बन कहाँ से रहा है? बन रहा है जल से, यानी पानी से। हम पानी रोक दे, सूखल जगह पे पेड़ पौधा लगा दे तो पेड़ पौधा झुरा जाता है कि नहीं झुरा जाता है? काहे से कि उसके पास पानी पहुँचा नहीं। जब पानी नहीं पहुँचा तो क्या हुआ बाबू? पानी नहीं पहुँचा, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, और जब हाइड्रोजन नहीं जुड़ा तो C6H12O6 नहीं बना, मतलब कि ये ग्लूकोज नहीं बना।
तो या तो हम जल की कमी कर दें या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी कर दें, प्रकाश संश्लेषण हमेशा धीरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। तो दो गो आइडिया मिला। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कौन कर रहा है, रोक कौन दे रहा है, तो इसकी कमी। तो इसकी उपलब्धता भी प्रकाश संश्लेषण का मतलब प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसमें पहला क्या लिखेंगे, H2O और CO2 की उपलब्धता। ठीक, अभी कैसे काहे लिखे हम उपलब्धता, देखो इसको प्रभावित करने वाला कारक है। अगर हम ढेर मात्रा में जल दें और कार्बन डाइऑक्साइड देते जाएं, प्रकाश संश्लेषण तेज होगा, ढेर होगा, समझ रहे हैं, ढेर भोजन बनाएंगे सब पेड़ पौधा, तो ढेर मात्रा में मिलेगा मतलब ढेर भोजन बनेगा। तो इसकी उपलब्धता जितना उपलब्ध कराएंगे उतना प्रकाश संश्लेषण तेज होगा। तो ये पहला हो गया इसको प्रभावित करने वाला कारक। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा इसमें पता चल गया कि इसको प्रभावित करने वाला कारक ये है। अब देखो दूसरा चीज बी, इसमें क्या, प्रकाश भी आ जाएगा। कैसे प्रकाश आ जाएगा, देखो अगर मान लो बदरी छा गया तो बदरी हो जाएगा, तो कहाँ से घाम आएगा, और जब घाम नहीं आएगा तनी उजाला रहेगा तो उससे थोड़ा प्रकाश संश्लेषण होगा। तो प्रकाश की तीव्रता पर भी डिपेंड करता है, प्रकाश की तीव्रता। अब ये का मतलब है, इसका तीव्रता का मतलब कितना चटकार घाम हुआ है, कितना चटकार जोर है, समझ रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता। तो अब गर्मी में तो प्रकाश संश्लेषण तेज होगा, काहे से कि सूरज देवता एकदम टनटनाइल रहते हैं, जब टनटनाइल रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण तेज होगा, काहे से कि प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है। तो प्रकाश की तीव्रता पर भी ये डिपेंड करता है, जितने तेज प्रकाश देंगे उतना तेज क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, मतलब उतना ज़्यादा पेड़ पौधा सब भोजन बनाएगा। तीसरा क्या हो गया, प्रकाश की अवधि। ये क्या है, प्रकाश की अवधि, ठीक, अवधि। ये क्या है, प्रकाश की अवधि। मान लो छोट दिन होने लगा, 4 घंटा का दिन होने लगा, 4 घंटा में कितना प्रकाश संश्लेषण करेंगे सब पेड़ पौधे। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए धूप जो है कुछ समय तक चाहिए, कुछ पीरियड चाहिए, उसके लिए कुछ टाइम पीरियड चाहिए, समझ रहे हैं। तो वही टाइम पीरियड यही अवधि कहलाता है। मतलब जितने देर तक प्रकाश रहेगा उतने ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, जितना कम देर तक प्रकाश रहेगा उतना कम देर तक प्रकाश संश्लेषण होगा, कम होगा। मतलब कि जितना देर तक घाम रहेगा उतना ढेर प्रकाश संश्लेषण होगा, जितना कम घाम रहेगा, जितना कम देर तक घाम रहेगा, जल्दी ये रात हो जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण कम होने लगेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका 3 कारक जो है इसको प्रभावित कर सकता है। अगर हम जल की उपलब्धता ज़्यादा कर दें और कार्बन डाइऑक्साइड की, तभी भी फोटोसिंथेसिस तेज हो जाएगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण तेज हो जाएगा। प्रकाश एकदम चटकार प्रकाश, टनटनाइल प्रकाश देने, तभी भी क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण तेज हो जाएगा। प्रकाश की अवधि मतलब ढेर देर तक अगर धूप रहे तो प्रकाश संश्लेषण होगा। तीसरा क्या है, तीसरा है प्रकाश की गुणवत्ता, चौथा प्रकाश की गुणवत्ता। अब इसका मतलब क्या है, गुणवत्ता। ठीक, अब देखो प्रकाश की गुणवत्ता क्या है। प्रकाश की गुणवत्ता का मतलब होता है कि प्रकाश किस कलर का है। पराबैंगनिक प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है नहीं, कहाँ से कि प्रकाश संश्लेषण पराबैंगनिक किरणों में नहीं होता है, तो प्रकाश संश्लेषण उसमें नहीं होगा, बस इतना समझिए। ठीक, तो अब देखो ये प्रकाश की गुणवत्ता पे भी डिपेंड करेगा। हम आपको एक चीज़ बताए थे, क्या चीज़ बताए थे बाबू, देखो हम आपको एक चीज़ बताए थे ये कि प्रकाश संश्लेषण जो है ना, पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाते हैं सब ना, वो सबसे ज़्यादा किस कलर के प्रकाश में बनता है। हम ये भी बताए थे आपको कि 390 नैनोमीटर से, और नैनोमीटर से कितना हम बताए थे 760 नैनोमीटर के बीच क्या होता है, प्रकाश जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त होता है। मतलब कि इसी में प्रकाश संश्लेषण होता है, तरंग दैर्ध्य, इसी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश में। अब इसको हम लिख सकते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम,
एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे 3900 एंगस्ट्रॉम, और ये 7600 एंगस्ट्रॉम आप लिख सकते हैं। ठीक, तो एंगस्ट्रॉम में इतना, तो इतने तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में, इतने के बीच के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है अच्छे से। अब इसके आगे वाले प्रकाश के तरंग दैर्ध्य में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, पीछे वाले में भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक, तो इसकी गुणवत्ता पे डिपेंड करेगा प्रकाश किस तरंग दैर्ध्य का है। अब सबसे ज़्यादा हम आपको बताए थे प्रकाश संश्लेषण किस कलर के प्रकाश में होता है, तो रेड कलर के प्रकाश में, और किस कलर के प्रकाश में? ब्लू कलर के प्रकाश में, ब्लू लाइट में, ब्लू लाइट में। ठीक, तो ब्लू लाइट में प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है। ठीक, तो ब्लू लाइट और रेड लाइट में, सॉरी, ब्लू लाइट और रेड में, लाइट में सबसे तेज होता है। सबसे तेज रेड में, उसके बाद ब्लू में होता है, तो याद रखिएगा। तो प्रकाश की गुणवत्ता पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो प्रकाश की गुणवत्ता पे भी ये प्रकाश संश्लेषण डिपेंड करता है। तो आपको 4 कारण मिल गए प्रकाश संश्लेषण को मतलब कि डिफेक्ट करने के लिए। अब पांचवा क्या है? पांचवा देखिए, प्रकाश जो कलर है उस पर भी डिपेंड कर रहा है प्रकाश संश्लेषण। अब चौथा है, पांचवा है आपका तापमान पे। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। ठीक, अच्छे से होता है। अब अगर इससे कम तापमान पे या 35 डिग्री से ढेर तापमान कर देंगे तभी भी प्रकाश संश्लेषण का दर कम हो जाएगा। दर कम होने का मतलब तेजी से खाना नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनेगा पेड़ पौधा का भोजन। जैसे मान लो हम गैस बहुत तेज करके चावल बना देंगे, पेनिया में जल जाएगा मतलब खराब हो जाएगा। ऐसे सेम इसमें भी होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए टेम्परेचर भी मायने रखता है। 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर के बीच जो है प्रकाश संश्लेषण सबसे अच्छा होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये 5 जो कारण हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। अगर हम जल की उपलब्धता कम कर दें तभी भी प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता कम कर दें तभी भी प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। अगर इसकी उपलब्धता बढ़ा दे तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी। ऐसे प्रकाश की तीव्रता, जितना तेज प्रकाश उतना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण, जितना देर तक प्रकाश रहेगा उतना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश की गुणवत्ता, किस कलर का प्रकाश है, किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है, इस पे भी डिपेंड करता है। किस तापमान पे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो ये 4 कारण आपको मालूम चल गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम दूसरा हेडिंग पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। क्या है बाबू? प्रकाश संश्लेषण का महत्व। देखिए प्रकाश संश्लेषण का महत्व ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण के महत्व का मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस या सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं। हमको ये प्रकाश संश्लेषण क्या फायदा दे रहा है ना, इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण का महत्व। देखिए आदमी जो है ना एकदम बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, तो इसमें भी अपना स्वार्थ खोज रहा है कि आखिर पेड़ पौधा अपना भोजन बना रहा है, इससे हमको क्या स्वार्थ है। तो ये वो तो पहले ही मालूम है। क्या मालूम है? कि पेड़ पौधा से हमको भोजन मिलता है। पहले ही मालूम है कि पेड़ पौधा से हमको भोजन मिलता है। कुछ भी कर लें हम प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। कहाँ से कि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। ठीक, तो इसलिए हम प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। तो सबसे पहला हमको क्या इससे स्वार्थ है पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण करने से? तो बाबू हमको भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण से ही मिलता है। कैसे? देखो C6H12 और O6 बनाने के लिए क्या चाहिए था? हमको चाहिए था ATP। याद करो क्या चाहिए था? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। ये कहाँ से बना था? कहाँ से बना था? प्रकाश से बना था। किससे बना था बाबू? प्रकाश से। ठीक, ये प्रकाश से बना था। तो प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम केवल कौन कर सकता है? केवल पेड़ पौधा। इस दुनिया में, पूरे दुनिया में ना कोई ऐसा चीज नहीं है जो प्रकाश को सीधा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। बस अब तो सोलर पैनल आ गया है जिससे पहले इलेक्ट्रिसिटी में बदलो और उसके बाद बैटरी में रासायनिक ऊर्जा में। लेकिन
लेकिन हम बैटरिया से तो हम अपना काम नहीं ना कर सकते। रासायनिक ऊर्जा हम जो यूज करते हैं वो नहीं बना सकते। बैटरी लगा के कहेंगे ना आज से हम खाना नहीं खाएंगे, हम अपने अंदर बैटरी लगाते हैं, आज से जो भी काम होगा बैटरी से करेंगे, खाना खाना बंद, उपवास, ऐसे हो सकता है? नहीं। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? पेड़ पौधे चाहिए जो प्रकाश को एटीपी में बदलेंगे। एटीपी क्या है? एक रासायनिक ऊर्जा है जिसको हम यूज करते हैं, हमारे जैसे जीव यूज करते हैं। ठीक, तो देखो प्रकाश संश्लेषण से एटीपी बनता है। एटीपी जो है ग्लूकोज के निर्माण में सहायक होता है। मतलब देखा जाए, अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो है एटीपी कहाँ चला गया? है ग्लूकोज में चला गया। किस में चला गया बाबू? ग्लूकोज में। कैसे कि सी और एच के बीच जो बॉन्डिंग होता है यही कराता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। तो देखो ये रासायनिक ऊर्जा बनाता है, तो ऊर्जा रूपांतरण का कार्य करता है, ऊर्जा के रूपांतरण का कार्य करता है। ऊर्जा रूपांतरण, इसमें क्या ये काम करता है? देखो ये रासायनिक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है बाबू? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा, ठीक, इसमें बदल देता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश को कौन बदलेगा? यही बदलेगा जो पेड़ पौधे हैं सब। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही यही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि प्रकाश ऊर्जा को यानी कि सूर्य के एनर्जी को सीधा हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। अब इस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग हम क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा का उपयोग हम भोजन बनाने में करते हैं। रासायनिक ऊर्जा का उपयोग हम सीधा भोजन के रूप में करते हैं, लिख दे रहे हैं। देखिए रासायनिक ऊर्जा का उपयोग सभी जीव भोजन के रूप में करते हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन में करते हैं। अभी क्या कर रहा है? देखो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन में करते हैं। अब रासायनिक ऊर्जा क्या बना? तो मेनली हम देखें तो C6H12O6 बना। क्या बना बाबू? C6H12 और O6 ये बना है। इसका उपयोग हम खाने में करते हैं। देखो हम खाते क्या हैं? चीनी खाते हैं, चीनी में ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है। चावल खाते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है ना है। इसी का कई गो फॉर्म होता है, तो कई गो मतलब कि चीनी सुक्रोज बन जाता है, C12H22O11 ये बन जाता है। तो देखिए यही जो इसी का कई गो रूप होता है, तो इसको सीधा हम बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या था? एटीपी संचित हुआ था। किस रूप में? बॉन्डिंग के रूप में। मतलब एटीपी का यूज कहाँ हुआ था? इसी में। मतलब एनर्जी इसी में सेव है। तो ये एनर्जी जो है रासायनिक ऊर्जा किस में सेव है? C6H12O6 में। अब इसको हम खाने में यूज करते हैं, तो हम डायरेक्टली रूप से रासायनिक ऊर्जा को उपयोग करते हैं खाने में। तो सभी जीव जो हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? इसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। अब कहेंगे कि हम, आप देखिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहाँ लिखे हैं? कई वो कहेंगे कि हम तो मीट मांस खाते हैं, हम चिकन वाले हैं, तो हमको क्या फ़र्क पड़ता है? पेड़ पौधा भोजन बनाए सब नहीं बनाए सब, हम मुर्गा मुर्गी बत्तख वगैरह सब खा के काम चला लेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है? देखा जाए तो मुर्गी क्या खाती है? कीड़ा खाती है। मुर्गा मुर्गी कीड़ा खाते हैं, दाना खाते हैं। ठीक, अभी दाना खाते हैं, कीड़ा खाते हैं, ये समझ रहे हैं? अब देखो कीड़ा या दाना कहाँ से आता है? कीड़ा जो है, कीड़ा ये क्या करता है? ये पेड़ पौधों की पत्तियाँ खाता है। क्या खाता है बाबू? पत्तियाँ खाता है। और अगर दाना देखा जाए तो दानवा कहाँ से आ रहा है? कोनो ना कोनो पेड़ पौधा से ही तो आ रहा है। तो देखा जाए तो इनडायरेक्टली रूप से आप क्या खा रहे थे? आप खा रहे थे मुर्गा। ठीक, हम मान लेते हैं मुर्गा या बकरा, कुछ भी मान लीजिए, तो मुर्गा आप खा रहे थे। ठीक, अब ये मुर्गा खा रहे थे तो ये देखो
पत्तियों से क्या आया, पत्तियों को खा करके कीड़ा अपना जीवन चला रहा था। मतलब देखा जाए तो डायरेक्टली यहाँ से कीड़ा अपना भोजन ले रहा था, किसको, रासायनिक ऊर्जा को, C6H12O6 सीधा यहाँ से पत्ती से खा रहा था। जो ये पेड़ पौधा से जो दाना बन रहा है, ये दाना भी पेड़ पौधा से ही बन रहा है। तो देखा जाए तो मुर्गा जो है ये क्या खा रहा है, पेड़ पौधा का खा रहा है, यही रासायनिक ऊर्जा C6H12O6। ठीक, अगर कीड़ा भी खा रहा है तो कीड़ा क्या खाया है, पत्ती खाया है। पत्ती में क्या है, C6H12O6 है, ये है। ठीक, तो ये जो है इनडायरेक्टली रूप से हम क्या खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं। तो मुर्गा भी क्या खाया है, इनडायरेक्टली रूप से C6H12O6, और इसी को हम सीधा खा रहे हैं। ठीक, तो अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या खा रहे हैं, मुर्गा भी खा रहे हैं या कुछ भी मांसाहारी भी खा रहे हैं, तो भी हम अप्रत्यक्ष रूप से क्या खा रहे हैं बाबू, अप्रत्यक्ष रूप से हम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर रहे हैं, पेड़ पौधे के द्वारा बनाया गया ही भोजन उपयोग कर रहे हैं। तो यही कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा का उपयोग सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन में करते हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर पेड़ पौधा आज से ख़त्म हो जाए तो आज से जीना हराम हो जाएगा। कहाँ से कि जब भोजन नहीं बनेगा तो कोई जीव नहीं खाएगा, जब कोई जीव नहीं खाएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं खा पाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। अब देखो दूसरा इसका महत्व क्या है। ये तो पहला महत्व हो गया, ऊर्जा रूपांतरण में भी ये महत्व देता है, भोजन देता है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन बनाने में। ठीक, ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन देता है हमको, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में। ठीक, अब ये कैसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में उपयोगी है, तो आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का हम अभिक्रिया आपको लिखे थे। पानी को आप सांस में नहीं ले सकते हैं, पानी को सांस में नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, फोटोलाइसिस हुआ था। H2O क्या हुआ था, फोटोलाइसिस हुआ था। तो H2O जो था प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या हुआ था, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या हुआ था, 4H पर प्लस आयन में टूटा था, प्लस O2 प्लस 4E पर माइनस में टूटा था। यही हुआ था। इसमें से क्या हुआ था, ये हाइड्रोजन उपयोग हो गया था, इलेक्ट्रॉन उपयोग हो गया था, खत्म बात। इतना हमको समझ में आया। है बचा क्या, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है बहुत अब अकेला हो गया है, गम में था, गम में आके क्या हुआ, गम में आके सीधा पेड़ पौधा से बहरी आ गया, एकदम उदास होके पेड़ पौधा का हमको हमारा किसी को ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं, तो ये निकल के पेड़ पौधा से बाहर आ गया। हालांकि पेड़ पौधा भी बुलाएगा, कुछ समय बाद इसको बुलाएगा जब श्वसन करना होगा तो, लेकिन ये क्या होता है, पेड़ पौधों से बाहर निकल जाता है। तो यही ऑक्सीजन जो है हम यूज करते हैं किसमें बाबू, श्वसन में। तो ये ऑक्सीजन जो है कहाँ से मिला हमको, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिला, कहाँ से ले रहे हैं, पेड़ पौधा जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं जिससे ऑक्सीजन बन रहा है, और वही ऑक्सीजन हम सांस लेने में यूज कर रहे हैं। हम कहेंगे कि आज से हम चलते हैं, सब पेड़ पौधा काट देने, देखते हैं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। तो बाबू जिंदा तो कुछ दिन रहेंगे, कैसे कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है। जब पूरा ऑक्सीजन सांस ले लोगे, खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे। तो वही जो है इसका स्तर भी बनाए रखते हैं, मतलब कि हम जो ऑक्सीजन खत्म करते हैं वो ऑक्सीजन बनाते रहते हैं सब पेड़ पौधा। ठीक, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं। देखो कितना प्रकृति अच्छे तरीके से बनाया है कि दोनों एकदम बैलेंस में रहेंगे। और हम है पेड़ पौधा काट के कर रहे हैं ना, तुमको कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये देखिए पेड़ पौधों की कटाई से यही जो है हानि है। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ेगा और ऑक्सीजन की कमी होगी, जिससे हम सांस नहीं ले पाएंगे, घुटन होगा। तो इसका महत्व क्या क्या हमको समझ में आया कि ऑक्सीजन के निर्माण क्या होता है। देखो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है, प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, देखिए फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन मुक्त होता है, जो सभी जीव सांस लेने में यूज करते हैं, श्वसन में यूज करते हैं, श्वसन में उपयोग करते हैं। ठीक, उपयोग करते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा ये ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर
बनाए रखने में, CO2 का स्तर बनाए रखने में, स्तर बनाए रखने में। ठीक, अब इससे हमको क्या मतलब है, इससे हमको क्या मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े चाहे घटे वातावरण में, इससे हमको क्या फर्क पड़ता है। तो देखो बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बनाए रखने में ये कैसे जरूरी है। देखो हम पहले लिख दे रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है बाबू, फोटोसिंथेसिस में CO2 का उपयोग होता है, उपयोग होता है। जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसलिए हमारा राइटिंग थोड़ा खराब हो रहा होगा। उपयोग होता है जिससे वातावरण में CO2 का स्तर बना रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बना रहता है, बना रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे हम क्या लिखे, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। अब जानते हैं आप कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, और क्या चाहिए, ये सब जो चाहिए, मतलब हमको क्या देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड न लें सब पेड़ पौधे, तो हमारा जो वाहन है सब, हमारी जो गाड़ियां हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस न ले सब पेड़ पौधे, तो इसमें जो वातावरण में जो हमारे चारों तरफ हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड खूब ज़्यादा हो जाएगा। और जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जब ज़्यादा हो जाएगा इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ये क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, आप बहुते नाम सुने होंगे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना, ये बहुते विचित्र गैस है। क्या करता है, CO2 जो गैस है बहुते विचित्र गैस है। ये क्या करता है, देखो अगर धूप है तो धूप में क्या होगा, हीट आएगा। हीट को क्या करता है, पकड़ के रखता है, मतलब कोनो टेम्परेचर को कुछ देर तक पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। ये किसका काम करता है, थर्मस का, एकदम थर्मस जैसे। जैसे थर्मस आ रहा है इस टाइम, क्या करता है थर्मस, पानी गर्म रख दीजिए 24 घंटे गर्म रहेगा। यो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, थर्मस का काम करता है। ये हमारे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर हवा के रूप में क्या है, फैला हुआ है। जब घाम आता है तो धूप आता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर को ट्रैप करके कुछ देर तक रखता है। जैसे रात होता है टेम्परेचर को पकड़ के रखता है, मतलब कि गर्मी को पकड़ के रखता है। जैसे रात होता है धीरे धीरे अब टेम्परेचर इसमें से घटने लगता है। जैसे थर्मस में पानी रखोगे यार तो कुछ देर बाद तो ठंडा होने लगेगा धीरे धीरे ना, वैसे ही यहाँ पे होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। ऐसे अगर सूर्य डूब जाता है तो तुरंत माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता है रात को। ठीक, तो इसी की वजह से जो टेम्परेचर है बना रहता है रात में भी, जो मतलब कि ज़्यादा ठंडा नहीं होता है और धूप में ज़्यादा गर्म नहीं होता है। कैसे कि रतिया कोई ठंडा ही रहता है तो अंदर आने भी नहीं देता है टेम्परेचर को और जाने भी नहीं देता है, तो मतलब ट्रैप करके रखता है, पकड़ के रखता है टेम्परेचर को। तो यही ये काम करता है। अब मान लो इसका अगर स्तर बढ़ गया, स्तर अगर बढ़ गया, इसकी मात्रा इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, धूप आएगा, गर्मी है, टनटनाइल रहेंगे एकदम सूरज देवता। इस टाइम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत उनके हीट को पूरा ढंग से ट्रैप करके रख लेगा। अब पृथ्वी पे 50 डिग्री, 52 डिग्री, 80 डिग्री इतना टेम्परेचर जाने लगेगा। हम तो रहेंगे नहीं 80 डिग्री पे, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, बस यहाँ पे समझिए इतना। ठीक, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो यही कम हो जाएगा, समझ रहे हैं, मतलब सॉरी देखिए, ये मतलब इसका स्तर बढ़ जाएगा जिससे गर्मी बढ़ने लगेगी, तो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने लगेगी। तो इसका फोटोसिंथेसिस का हमारे जीवन में यही महत्व है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कौन बनाए रखता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर फोटोसिंथेसिस ही बनाए रखता है। तो यहाँ पे आपका पादपों में पोषण खत्म होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में परपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। परपोषी पोषण किस में होता है, तो ये जंतुओं में होता है, जीवों में होता है, जंतुओं में होता है। ऐसा पेड़ पौधा में हो रहा था जो स्वपोषी पोषण था, अब वो किस में होगा, जंतुओं में होगा परपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से प्रकाश संश्लेषण के महत्व हैं, और हम इसमें इस लेक्चर में सारे जो टॉपिक पढ़ाए हुए हैं सभी टॉपिक को हम एक बार रिवाइज करने की कोशिश किए हैं, वो भी आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इसलिए समरी में बताए हैं ताकि आप रिलेट कर सकें चीज़ों को कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक, तो हम
रिलेट करने के लिए आपको समरी बताए हैं पहले ही। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा ये सब जो हम पढ़ाए हैं। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको PDF नोट्स का लिंक दिया होगा। अगर आपको इस चैप्टर का लेक्चर भी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से आपको ये पूरे चैप्टर मिल जाएंगे, पूरे चैप्टर के लेक्चर। तो आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं ये पूरे चैप्टर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।